हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं लोकेश अग्रवाल अकाउंट्स पर ट्रिपल ए में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर, 20 मार्क्स का अकेला चैप्टर बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के अंदर। ये है हमारा सेंट्रल टेंडेंसी के नाम से चैप्टर नंबर 9 सेंट्रल टेंडेंसी, जिसके अंदर हमें बहुत अलग अलग चीजें पढ़नी है और ये अकेला सेकंड यूनिट कवर कर लेता है ये अकेला चैप्टर, यानी कि इसके ऑप्शन में भी यही चैप्टर है। आप इस चैप्टर से भाग नहीं सकते, यानी ये करना ही पड़ेगा। दूसरी बात, जब तक ये चैप्टर ठीक से नहीं सीखोगे तो अगला चैप्टर 10 और 11 आपको परेशान करेगा। तो इस चैप्टर को शुरुआत से ही अच्छे से सीखना, क्योंकि आगे की सारी जो स्टैटिस्टिक्स है सभी इसी चैप्टर पे बेस्ड है। लंबा चैप्टर रहेगा, जैसे हमारा चैप्टर 7 शॉर्ट रहा, इतना नहीं है। चैप्टर 9 में टाइम लगेगा करने में, इसमें बहुत सारी चीजें कवर करनी है। सबसे पहले मीन पढ़ेंगे, फिर मीडियन पढ़ेंगे, फिर मोड पढ़ेंगे, फिर होने को तो इस चैप्टर में हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन भी है, वो हम कवर नहीं करेंगे। हम तीनों चीजें पढ़ेंगे जो आगे तक काम आएगी और पेपर में भी आती है। ठीक है, तो हम लोग मीन से शुरुआत करते हैं आज। ठीक है, क्या होता है मीन? तो बेटा अभी बिल्कुल कॉपी पेन रखते हो, बिल्कुल आराम से देखेंगे। सवाल कुछ नहीं है, अभी केवल सीखने का दौर चल रहा है। फार्मूले याद करने आज की क्लास में हमें मीन के सारे। बेटा मीन, इस चैप्टर का नाम वैसे सेंट्रल टेंडेंसी है। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब बीच की पहचान, सेंट्रल जो चीज बीच में हो उसकी पहचान करना, ये है। बीच की पहचान बेटा अलग अलग तरीके से होती है, मीन से, मीडियन से, मोड से, जबकि तीनों अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग रिजल्ट आते हैं तीनों चीजों के। फिलहाल आज का टॉपिक जो है मीन, हिंदी में बोलते हैं माध्य। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? माध्य। और इसको किस साइन से डिनोट किया जाता है? एक एक्स लिखा जाता है बड़े वाला, और उसके ऊपर ये बार का निशान लगा दिया जाता है, एक्स बार। इसको मीन पढ़ते हैं। यानी जब भी हमें मीन लिखना होगा तो हम MEN नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? एक्स बार। तो समझ जाना कि ये क्या बात चल रही है? मीन की बात चल रही है। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है, देखो बेटा, जैसा कि हमने 7 चैप्टर में सीखा, और मैंने उस समय आपसे कहा था कि 7th आएगा तभी 9th आएगा, तो वहां पे हमने सीखा कि डाटा को रिकॉर्ड करने के 3 तरीके होते हैं। 3 तरीके कौन कौन से तरीका? एक इंडिविजुअल सीरीज, दूसरा तरीका तुम बताओ, और तीसरा कॉन्टिन्यूअस। है ना, वो कह रही मैं बच गई, अच्छा हुआ नहीं पूछा, कह रही याद भी नहीं था मुझे। इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस। बेटा मीन के तीनों अलग अलग टॉपिक्स में तीनों अलग अलग तरह के फार्मूले हमें सीखने होंगे। ठीक है, और तीनों के अंदर फिर डायरेक्ट मेथड आएगा, फिर शॉर्टकट मेथड आएगा, फिर स्टेप डेविएशन आएगा। स्टेप डेविएशन नहीं भी सीखो तो भी काम चल जाता है शॉर्टकट से ही। आओ बेटा मैं आप लोगों को दिखाता हूं, हमारी 3 तरह की सीरीज होती हैं। एक को हम बोलते हैं बेटा क्या? इंडिविजुअल सीरीज। बिल्कुल सही, इंडिविजुअल सीरीज। अच्छा, इंडिविजुअल सीरीज की पहचान क्या होती है? इसमें केवल एक्स होता है ना। फिर डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज की पहचान क्या होती है बताओ? इसमें एक्स होता है और उसके साथ उसकी फ्रीक्वेंसी भी होती है। फिर होती है कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस सीरीज। और कॉन्टिन्यूअस सीरीज की पहचान क्या होती है? इसमें क्लास इंटरवल होता है और फ्रीक्वेंसी होती है। पहचान पाओगे चीजों को? जिसमें केवल डाटा हो वो इंडिविजुअल है, जिसमें डिस्क्रीट, जिसमें एक्स के साथ एफ उसकी फ्रीक्वेंसी भी हो वो डिस्क्रीट, और जिसमें क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी हो वो कॉन्टिन्यूअस होते हैं। ठीक है, अब हम मीन निकालने का डायरेक्ट मेथड देखने वाले हैं। यहां पे जो पहला टॉपिक है वो हमारा क्या है? डायरेक्ट मेथड। 3 तरह के मेथड्स आएंगे। ठीक है, मैं एक साथ बहुत लंबी चीज आपको सिखा रहा हूं, मतलब देखने में बहुत छोटी लगेगी, वैसे बहुत लंबी चीज सिखा रहा हूं। डायरेक्ट मेथड। ठीक है बेटा, डायरेक्ट मेथड के अंदर यानी कि सिंपल सा अगर मैं पूछूं इंडिविजुअल सीरीज का फार्मूला क्या है, तो इसका फार्मूला जो है वो तो ये है, सिग्मा एक्स अपॉन एन। ठीक है, यहां पे सिग्मा क्या होता है मैं आपको बता दूं। पहली बात तो ये एस से ई की तरह नहीं होता, ये एस से होता है, W लेटा हुआ कह सकते हो इसको। ठीक है, और दूसरी बात, सिग्मा का मीनिंग क्या होता है? सिग्मा का मीनिंग होता है सम। कई बच्चों को तो है ना मैथ्स के वर्ड देखते देखते ही ऐसे पसीने छूटने लग जाते हैं, कहते हैं ये तो अब होएगी नहीं बुक हमसे। बहुत सिंपल सी बात है बेटा, कोई टेक्निकल वर्ड्स नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। सिग्मा एक्स जब हम बोलते हैं, इसका मतलब होता है कि एक्स में जो डाटा दे रखा है इन डाटा को जोड़ दो। सिग्मा का मतलब क्या हुआ है? सम ऑफ एक्स। सिग्मा एक्स का मीनिंग क्या है? सम ऑफ एक्स, यानी एक्स में जो भी डाटा है उसको जोड़ दो। तो ये कोई बहुत बड़ी बात है क्या कि सिग्मा एक्स याद रखना पड़ेगा? पता नहीं यार सिग्मा आ गया, ये क्या चीज आ गई। इजी है ना। सिग्मा एक्स मतलब एक्स का टोटल, एक्स का सम,
इजी है। इसको डिवाइड किससे करते हैं? एन। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ आइटम, 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर देंगे। और अगर मैं आपसे कहूं कि ये कोई फार्मूला है नहीं, आपको बचपन से आता है, बिना जब आप लोगों ने नहीं सीखा था कि मीन क्या होता है तब से आपको आता है, मैं आपसे पूछता हूं आपके 12th में जो मार्क्स आए उस मार्क्स का एवरेज कैसे निकालते हो? आपके कितने परसेंट मार्क्स आए? 5 सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, पांचों को जोड़ोगे, 5 से डिवाइड कर दोगे। यही तो मीन है इंडिविजुअल सीरीज का। ध्यान से सोचो, इंडिविजुअल सीरीज क्यों? क्योंकि एक्स यानी कि सब्जेक्ट के मार्क्स, इंग्लिश, हिंदी, अकाउंट्स, इको, बीएसटी, पांचों सब्जेक्ट के मार्क्स आपने जोड़ दिए, यानी सिग्मा एक्स अपॉन 5 से डिवाइड किया, यही तो निकला आपका एवरेज। यानी ये मीन कोई फार्मूला नहीं है। मैं आपसे हमेशा कहता हूं बेटा, 11th 12th में भी बताते हुए आ रहा हूं, फार्मूलों को जितना रटोगे वो मुश्किल बन जाएगा, और जितना समझोगे कि ये डेवलप कैसे हुआ वो आसान हो जाएगा और लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा। अभी बिना बुक खोले मैं आप लोगों को सारे फार्मूले लिखवाने वाला हूं। क्या फार्मूले मैंने रट्टे मार रखे हैं? आपको सर आप टीचर हो, आप हर साल पढ़ाते हो, आपको याद है, हम मान सकता हूं इस बात को, लेकिन ये आपको भी इसी तरीके से याद होनी चाहिए जैसे मुझे याद है। सिग्मा एक्स अपॉन एन, आप कहोगे सर ये याद हो चुका है, मत करो इसके बारे में डिस्कशन जरूरी इसलिए क्योंकि आने वाले फार्मूले जो बने हैं वो फार्मूले ऐसे नहीं है कि रात को कोई इंसान सोया और सुबह उठा, उसके दिमाग में जो आया उसने लिख दिया और आपको रटने को बोल दिया ये रट्टा मार लो। कुछ तो डेवलपमेंट आई होगी ना उसके आगे। वो डेवलपमेंट अगर आप सीख जाओगे कि उसने ये बनाया कैसे फार्मूला, तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा, पेपर में बैठ के बना पाओगे। होता क्या है, पेपर के अंदर बच्चों को सवाल सॉल्व करना आता है, कोई कहता है बस ये बता दो फार्मूला कौन सा लगाना है, सवाल तो मैं सॉल्व कर दूंगा, फार्मूला कौन सा लगाना है, तो वो फार्मूला आपको पता होना चाहिए। आओ बेटा मैं आगे समझाता हूं। अब एक बात बताओ, इसमें एक्स के अलावा क्या आ गया डिस्क्रीट सीरीज में? फ्रीक्वेंसी आ गई, एक्स के साथ एफ भी आ गया, तो पता है इसका फार्मूला क्या बन जाएगा? सुनना, पहले उसने इंडिविजुअल का फार्मूला बनाया तो ये बनाया, जब फ्रीक्वेंसी भी आ गई तो उसने फार्मूला क्या बनाया? सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। क्या बना दिया उसने? एफ और एक्स को मल्टीप्लाई कर दिया। ये डॉट अगर मैं नहीं भी लगाऊं, अगर मैं केवल ऐसे लिख दूं सिग्मा एफ एक्स, इसका मतलब भी क्या होता है? एफ इंटू एक्स। जब बीच में कोई निशान नहीं होता इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है, बचपन में सिखाया जाता है। तो यानी उसने क्या किया, यहां से आगे बढ़े तो क्या बना दिया उसने? सिग्मा एफ एक्स बना दिया। कोई डाउट किसी को? नहीं? अच्छा, उसने जब क्लास इंटरवल पे गए तो क्लास इंटरवल कैसा दिखता है, मैं आपको एक हिंट दे देता हूं। क्लास इंटरवल कुछ इस तरीके से देता है 0 से 10, 10 से 20, हाँ या ना? जब भी हमें क्लास इंटरवल के सवाल सॉल्व करने होते हैं मीन में, तो हम पहले इसकी मिड वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा? मिड वैल्यू, जिसको सेंट्रल साइज भी बोलते हैं। मिड वैल्यू किसको बोलते हैं? 0 और 10 दोनों को जोड़ो, 10 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया? 10 और 20 दोनों को जोड़ो, 30 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया? आ रही है बात समझ? बेटा ये जो 5, 15, 25, 35 आएगा ना, इसे हम लोग x पुकार देंगे। क्या पुकार देंगे? यानी अब ये सवाल क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी तो दे ही रखी थी, हमने क्लास इंटरवल से क्या निकाल ली? मिड वैल्यू, और मिड वैल्यू को किस नाम से पुकारा जाता है? x। यानी इस सवाल में भी x और f हो गए, हाँ या ना? तो फार्मूला सेम बन गया, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, हाँ या ना? सवालों को फार्मूले डेवलप करना सीख रहे हो। 3 अलग अलग टॉपिक कवर कर लिए हमने इस बहाने। आ रहा है समझ में? यह रट्टा मारना पड़ेगा सर, इसमें तो सिग्मा एक्स अपॉन है ना, उसमें सिग्मा एफ एक्स अपॉन होता है, और तीसरे वाले में भी वही होता है जो सेकंड में। क्यों होता है? क्यों का कारण समझे? क्योंकि क्लास इंटरवल से जैसे ही आपने मिड वैल्यू निकाल ली वो एक्स हो गई। अब सवाल में एक्स है और एफ है, जब एक्स और एफ है तो हमें क्या करना होता है? सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। अब मैं छोटा सा यहां पे ऑल्टरेशन करता हूं। ये इंडिविजुअल सीरीज है, इसमें नंबर ऑफ आइटम होता है 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड किया। यहां पे n का मतलब फ्रीक्वेंसी का टोटल होगा या नहीं होगा? कुछ 4 लोग हैं, कुछ 3 लोग हैं, कुछ 2 लोग हैं, कुछ 5 लोग हैं, 4 3 7 और 2 9 और 5 14 लोग हैं, हाँ या ना? तो n बराबर 14 हुआ या नहीं हुआ? क्या मैं n को रिप्लेस करके सिग्मा f लिख सकता हूं, यानी कि f का टोटल, हाँ या ना? डाउट है किसी को? ये बात पहले भी बता रखे, जिस दिन मैंने 7 चैप्टर का पहली क्लास ली थी उस दिन मैंने बताया था n इक्वल्स टू सिग्मा f होता है ना? ठीक है, तो क्या मैं यहां पे भी n को हटा के सिग्मा f लिख सकता हूं? डन, बन गए ये फार्मूले, पक्का? चलो ठीक है, जिनको नींद आ रही है वो उठ जाओ, चाय पानी पिया हो जाओ, आओ। ठीक है, बताओ ये 3 फार्मूले हमें याद हो गए परमानेंट मेमोरी में या नहीं? अच्छा, सिग्मा एफ का मतलब f का टोटल, सिग्मा एफ एक्स का मतलब क्या हुआ? क्या इसका मतलब यह हुआ
कि पहले मैं सिग्मा एफ निकालूंगा, यानी कि मान लो एफ दे रखी है यहां कुछ चीजें, इनका टोटल हुआ सिग्मा एफ, फिर इस सिग्मा एफ को मल्टीप्लाई करूंगा एक्स से। नहीं, सिग्मा एफ एक्स का मीनिंग क्या है, सुनना, सिग्मा एफ एक्स का मीनिंग होता है सिग्मा एफ एक्स। इसका मीनिंग यानी एफ और एक्स दो डाटा हैं आपके पास, पहले एफ एक्स निकलेगा, एफ एक्स का मतलब एफ इंटू एक्स, ठीक है, 2 तिया 6, 4 दुनिया 8, 5 एकम 5, इस तरीके से। और जो इसका टोटल होगा 6, 8, 14, 5, 19, एफ एक्स के टोटल को बोलेंगे सिग्मा एफ एक्स। आ रही बात समझ? यानी सिग्मा एफ एक्स का मीनिंग क्या है, पहले एफ को एक्स से मल्टीप्लाई कर लो, जो मल्टीप्लाई करने पे वैल्यूज आएंगी उसके टोटल को बोलेंगे सिग्मा एफ एक्स। क्लियर है ये बात? पक्का? ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं हो रहा? आसान लग रहा है सब चीजें? ठीक है। एक्चुअली मैं आपको वर्ड मीनिंग सिखा रहा हूं। देखो, किसी भी चीज को अगर हमें सीखना है, कॉमर्स में जब हम आए, अकाउंट्स हमने पहली बार पढ़ी तो हमें डेटर क्रेडिटर वर्ड सीखने पड़े कि डेटर होता क्या है। और अब हमें बिल्कुल ऐसा लगता है डेटर सर वो जिसको माल बेचा। 11th में बच्चा यहां पे भी कंफ्यूज होता था, सर डेटर कौन सा और क्रेडिटर कौन सा, कई बार कंफ्यूज होते थे। हो सकता है आप लोग तो अभी भी कंफ्यूज हो। खैर पूछूंगा नहीं, साबित नहीं करवाऊंगा आप लोगों से। आओ, ये मीनिंग्स क्लियर हुए। सिग्मा का मीनिंग, सिग्मा एफ एक्स का मीनिंग, ये होता है बेटा हमारा डायरेक्ट मेथड। ठीक है, फिर डायरेक्ट मेथड जो होता है ना, जब 11th क्लास में होते हैं तो कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता, तो कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता तो डायरेक्ट मेथड करते समय कई बार क्या होता है, पॉइंट्स में कैलकुलेशन चली जाती है, या पॉइंट्स में नहीं जाती, सॉरी, ऐसा हो जाता है 19 इंटू 157, अब करने में जोर आता है ना। अब तो खैर कैलकुलेटर अलाउड है, फर्स्ट ईयर से कैलकुलेटर अलाउड है, तो कुछ भी कर सकते हो। पेपर में लिखा हुआ नहीं आता कि डायरेक्ट मेथड कौन से करना है, शॉर्टकट से। ठीक है, 11th में तो आता था, फर्स्ट ईयर में लिखा हुआ नहीं आता। लेकिन अभी भी हम सीखेंगे शॉर्टकट, और एक और भी सीखना होता है स्टेप डेविएशन। लेकिन जब पूरा कोर्स हम करेंगे, केवल 9 चैप्टर ही नहीं, जितना भी कोर्स, हम लोग हमेशा शॉर्टकट मेथड को यूज करेंगे। मैं आपको बाद में दिखाऊंगा कि इसका फायदा क्या होता है। आप लोगों को ऐसा महसूस होगा मन ही मन में शुरुआत में इस चैप्टर में कि सर नहीं ना, शॉर्टकट मत लगाओ सर, ये फार्मूले आसान लग रहे हैं, इसी को लगने दो। लेकिन बेटा जैसे जैसे आप आगे के चैप्टर्स पे चलोगे, मुझे पता है उनमें क्या है, आगे के चैप्टर्स के अंदर भी डायरेक्ट की बजाय अगर शॉर्टकट से आगे चलोगे तो बहुत मतलब सहूलियत रहेगी, आपको बहुत इजी रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आपको कौन सा मेथड यूज करना है, शॉर्टकट मेथड यूज करना है। तो आओ, शॉर्टकट मेथड क्या होता है, याद आ रहा है किसी को जिसने इकोनॉमिक्स पढ़ी हो, शॉर्टकट मेथड में क्या नया आ जाता है? शॉर्टकट मेथड में सबसे पहले जो नई चीज आती है वो होती है ए का मतलब होता है अज्यूम्ड मीन। अज्यूम्ड मीन वर्ड नहीं भी याद रहे तो कोई बात नहीं, आप तो ए याद रख लो। ए का मतलब क्या होता है, जो आपका डाटा है, जैसे मान लो 5 सब्जेक्ट के मार्क्स हैं आपके, कुछ भी यहां पे 46, 80, 84, 42, 56, कोई भी मार्क्स हैं, आप इनमें से किसी भी एक डाटा को ए मान सकते हो, किसी भी एक वैल्यू को। आगे जाके मैं आप लोगों को ऐसी भी चीज दिखा दूंगा बेटा, ऐसा स्कूलों में सिखाया जाता है कि बीच वाली वैल्यू को ए मानो, है ना, बीच वाली को, और वो भी पहले अरेंज करो, पहले तो अरेंज करो डाटा को, फिर बीच वाली को, क्योंकि ऐसे तो बीच वाली को मानोगे तो नहीं होगा, पहले अरेंज करो फिर बीच वाली को मानो। ये सब फालतू बातें हैं। मैं तो कहता हूं इनमें से कोई भी वैल्यू सिलेक्ट मत करो, अपने मन से कोई वैल्यू ले लो तो भी आंसर वही आएगा। ये स्कूल में बेवकूफ बनाते हैं 11th क्लास में। यहां पे जो वैल्यू नहीं लिखी है ना, आप उनमें से भी कोई वैल्यू ले लो। यहां पे जैसे 84 है, 80 है, 82 नहीं है, आप 82 ले लो, आंसर सेम आएगा, एग्जैक्ट वही वैल्यू आएगी। ठीक है, बीच वाली क्यों, नीचे वाली लो या ऊपर वाली लो, तब भी आंसर वही आएगा। ठीक है, तो ए क्या होता है, अज्यूम्ड मीन, यानी अपने मन से डाटा में से कोई वैल्यू उठा लो, डाटा में से कोई भी वैल्यू उठा लो, और डाटा में से नहीं भी उठाओगे तो भी आंसर वही आते हैं। खैर जाने दो भाड़ में उस बात को। डाटा में से किसी भी एक वैल्यू को उठा सकते हैं। स्कूल वाले कहते हैं कि बीच की वैल्यू उठाओ, और बीच की ऐसे डिसाइड नहीं होता, जो अभी डाटा है इस डाटा को पहले अरेंज करना पड़ता है, जैसे बढ़ते क्रम में अरेंज किया, 42, 46, 56, 80, 84, तो इसको अज्यूम्ड ए मानेंगे। ठीक है, लेकिन मेरी सलाह क्या है, ये तो स्कूल वाले कहते हैं, मेरी सलाह क्या है बेटा, बीच वाले को मानने से आंसर में कुछ प्लस और कुछ माइनस के साइन आ जाते हैं। ठीक है, मेरी सलाह हमेशा रहती है कि मैं जानता हूं अपने बच्चों को कि बच्चों को माइनस का जहां साइन आ जाता है वहां कैलकुलेशन करते समय 90% चांसेस हो जाते हैं एरर आने के, और मैं चाहता हूं मेरे बच्चे के 20 नंबर पूरे आए। तो आप लोग कभी भी बीच वाली वैल्यू को नहीं मानेंगे, एक भी सवाल में नहीं मानेंगे। हमेशा सबसे ऊपर वाली जो सबसे छोटी वैल्यू होगी ना, सबसे ऊपर वाली वैल्यू सबसे छोटी असेंडिंग ऑर्डर में है, उसे ए मानना। उसे ए मानने से कभी कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी, और नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी तो आपके गलती होने के जो चांसेस हैं वो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग हमेशा अपने सवालों को कैसे करेंगे, अज्यूम्ड मीन मानेंगे। और मेरी सलाह से
जो मेरी सलाह है, वैसे आप कोई भी वैल्यू मान सकते हो, मेरी सलाह से सबसे छोटी वैल्यू लोगे, सबसे छोटी है ना, लोएस्ट वैल्यू लोगे, ठीक है। बाकी ले कोई भी सकते हो। एक तो नया वर्ड ए आ गया, दूसरा एक वर्ड आएगा डी, स्मॉल डी। ये स्मॉल ए था, स्मॉल डी को कई बार ये लोग डी एक्स भी लिख सकते हैं, यानी ये डी लिखो या डी एक्स लिखो, एक ही बात है। डी लिखो या डी एक्स लिखूं, चलो डी लिख लो, डी लिखो या डी एक्स लिखो, एक ही बात है, या चलो डी एक्स लिख लो। इसका मतलब होता है डेविएशन फ्रॉम एक्स। इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? डेविएशन फ्रॉम एक्स। अब डेविएशन वर्ड नया आ गया, इसका मीनिंग पता होना चाहिए। बेटा डेविएशन का सिंपल सा मीनिंग होता है डिफरेंस। ये स्टैटिस्टिक्स में वर्ड डाल दिए। अगर सिंपल सा बोला जाता है एक्स से दूरी, डिफरेंस फ्रॉम एक्स, यानी एक्स से दूरी, तो उसी का मतलब होता है डेविएशन फ्रॉम एक्स, यानी एक्स से कितना दूर हो। तो नया वर्ड लाने की जरूरत क्या थी? मैं तो कहता हूं डीएक्स को बच्चे डेविएशन याद ही मत रखो। डीएक्स का मतलब क्या होता है? डिफरेंस फ्रॉम एक्स, है ना। डिफरेंस फ्रॉम एक्स का मतलब अगर मैंने इस 42 को ए मान लिया, मैंने अगर इस 42 को ए मान लिया, तो मेरा dx क्या होगा? x माइनस ए। तो यानी कि ये dx क्या होता है? x माइनस ए। 42 में से 42 गया, 46 में से 42 गया, ए 42 को माना था ना मैंने, ये x था मेरा। 46 में से 42 गया 4, 56 में से 42 गया 14, 80 में से 42 गया 38, और ये कितना है? 84 में से 42 गया 42। हाँ या ना? कोई एक भी वैल्यू नेगेटिव आई? अगर आपने 56 को माना होता ए, अगर आपने 56 को ए माना होता, तो 42 में से 56 गया, माइनस का 14 हो जाता, और जहां माइनस आ गया वहां पे घबराहट चालू हो गई, बीपी हाई होने लग गया, ठीक है। तो आप 42 मान लिया। आई बात समझ में? क्लियर है? तो मैंने दो नए शब्द सिखाए शॉर्टकट मेथड में। एक तो ए का मतलब होता है डाटा की, वैसे ए का मतलब होता है अज्यूम्ड मीन, और जो हम सबसे डाटा की सबसे छोटी वैल्यू लेते हैं। दूसरा एक नया वर्ड है डीएक्स, मैं इसको एक्चुअली डीएक्स के नाम से लिखूंगा जब मैं लिखूंगा। तो डीएक्स का मतलब होता है डिफरेंस फ्रॉम एक्स, ताकि याद रहे आप लोगों को। डीएक्स का मीनिंग क्या है? डिफरेंस फ्रॉम एक्स, यानी ए को एक्स में से माइनस करते हुए चलो, एक्स माइनस है। तो आओ बेटा फार्मूला बनाते हैं। नया फार्मूला क्या डिजाइन हो रहा है सुनना। x की बजाय अब एक नई चीज आ चुकी है हमारे पास, क्या? dx। तो हम यहां लिख देंगे सिग्मा dx अपॉन n। हाँ या ना? मैं इस फार्मूला बनाना सिखा रहा हूं, तो बनाना आप भी सीखे कैसे बन रहा है ये फार्मूला। x को कन्वर्ट कर दिया, यानी x से हम कहां पहुंच गए? ये हमारा x था, x से हम कहां पहुंच गए? dx पे। तो फार्मूला क्या हो जाएगा? सिग्मा dx अपॉन n। क्लियर है? अब क्योंकि ये dx आया कैसे था? a को माइनस करने से आया था, तो आंसर में क्या करेंगे? a को प्लस कर देंगे। a को माइनस करने से dx आया था ना, तो सही आंसर पे जाने के लिए क्या करेंगे? a को प्लस कर देंगे। बना पा रहे हो फार्मूला? चलो अब मैं चाहता हूं कि आप लोग डिजाइन करो ये वाला फार्मूला क्या होगा। यही मैं चाहता था। क्या बाकी लोगों के अंतर मन से आवाज आ रही है? a प्लस सिग्मा एफ dx, डॉट लगा दिया मैंने ताकि आपको समझ में आ जाए कि f को dx से मल्टीप्लाई किया, अपॉन n लिखो या सिग्मा f लिखो, एक ही बात है। अच्छा, इस बात को ऐसे मत पढ़ लेना कि ये फार्मूला ये है, देख रहे हो? ये नहीं है। इस फार्मूले में और इसमें अंतर होता है, a अलग से प्लस करना है, ठीक है। अच्छा, तीसरे का फार्मूला क्या होगा? आप लोग डेवलप करो, देखते हैं आप लोग स्टैटिस्टिक्स बना पा रहे हो नहीं बना पा रहे हो। क्या होगा सर? यहां पे भी तो वही फार्मूला होगा, a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा। 11th क्लास में जान निकल जाती थी बच्चों की ये याद करते करते, जब 11th में करवाते थे। हाँ या ना? अभी आ रहा है समझ में? 10 मिनट का खेल था सारा, और ये तो मैंने इतना ज्यादा खींच के बताया आप लोगों को, इसको बहुत शॉर्टली भी बता सकता था। जनरली मैं सीधा ये बता के यहां पे आ जाता हूं, ये एक्सप्लेन नहीं करता। आ रही है बात समझ में? चलो ठीक है। ये तो था हमारा शॉर्टकट मेथड। ओहो, मिटा दिया, कोई बात नहीं। शॉर्टकट मेथड के बाद तीसरा और लास्ट मेथड, जिसको हम बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड, जो मैं नहीं कहूंगा एक भी सवाल में यूज करने को, कोई फायदा नहीं होगा, ना इस चैप्टर में ना आगे आने वाले किसी भी चैप्टर में, ठीक है। स्टेप डेविएशन मेथड में क्या होता है? स्टेप डेविएशन मेथड, इसमें ऑलरेडी a और dx तो होता है, इसमें एक नया वर्ड आ जाता है i।
आई का मतलब होता है कॉमन। अच्छा, कई लोग सी भी लिखते हैं, इसको सी लिख देता हूं। चलो, सी का मतलब कॉमन फैक्टर। सी का मतलब क्या होता है? कॉमन फैक्टर। अब ये कॉमन फैक्टर क्या चीज है बेटा? कॉमन फैक्टर का मतलब जैसे मेरा कोई डाटा है, जैसे मेरा जो डाटा था dx आया था, मान लो dx ऐसा दिख रहा था 0, 15, 25, 35, 45, ये दिख रहा था dx मान लो। तो बेटा एक कॉमन फैक्टर क्या है? इन सब में एक चीज दिख रही है जो कॉमन वैल्यू डिवाइड हो जाए, सारी चीजें एक चीज से डिवाइड हो जाए। सारी चीजें किससे डिवाइड होती हुई दिख रही हैं? 5 से डिवाइड होती दिख रही हैं। तो कॉमन फैक्टर हमारा क्या हो गया? 5। तो मैं एक काम करता हूं, इन सबको 5 यानी कि c से डिवाइड कर देता हूं। तो बेटा डिवाइड कर दो इसको, तो क्या निकलेगा? 0 को 5 से डिवाइड करो, 0, 5 3 15, 5 5 25, 5 7 35, 5 9 45, है या ना? यानी मेरा कॉमन फैक्टर क्या था? 5। तो ये जो निकला ना, इसको बोलते हैं d-x। क्या पुकारते हैं? d-x। और ये कैसे निकलता है? dx अपॉन c। समझ रहे हो? dx अपॉन c का मतलब ये dx था, इस पूरे dx को मैंने किससे डिवाइड कर दिया? कॉमन फैक्टर से। तो क्या निकल गया? d-x। ठीक है, तो मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं? मैं यहां लिख रहा हूं d-x हमारा नया वर्ड है। d-x का मतलब होता है जो dx निकला हुआ था उसे इस कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर दो। यही तो किया हमने। अगर मैं आपको फिर से दिखाऊं, पहले था x में से सब में से मैंने कोई एक चीज माइनस करी, dx कैसे निकला? x माइनस a, यानी इन सब में से a माइनस करता गया, मन से कोई भी एक वैल्यू मान ली थी। फिर अगला स्टेप क्या हुआ? d-x। d-x का मतलब ये जो dx आया इसको c से डिवाइड कर दिया, सारी वैल्यूज को 5 5 से डिवाइड कर दिया। आ रहा है समझ में? तो dx, अब ये फार्मूला क्या बनेगा? सुनना, क्योंकि a तो है अभी भी, dx निकाला है तो a तो होगा ही। dx का मीनिंग ही होता है कि x माइनस a, तो ये तो ऐसा ही रहेगा। सिग्मा, ये जो dx है इसको क्या लिख देंगे अब? d-x अपॉन, और ये वाला क्या बनेगा? आप लोग बनाओ। आप लोगों से सीख रहा हूं ये सारी बातें, तो मैं सिग्मा f d-x अपॉन सिग्मा। चैप्टर का लगभग 50% कोर्स कवर हो गया ये सीखते ही, 50%। मीडियन और मोड जो है वो ज्यादा लंबे नहीं है, मीन वाला टॉपिक जो है वो लंबा है इसमें। ठीक है, आ रहे फार्मूले समझ में? अब एक बार चार्ट को लाइन से देखो कि ये चीजें डेवलप कैसे हुई हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसे देख लो आप लोग, फिर मैं आप लोगों को सवाल करवाता हूं इसके। ठीक है, देख लो एक बार, कुछ पूछना है तो पूछ लो, और आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, पोस्ट का। बता दो दे। हाँ बेटा, तो ये हो गया फॉर्मूला का टॉपिक कंप्लीट। आई होप आप लोगों को आ गया होगा। आज की क्लास इतनी, मिलते हैं नई क्लास में कुछ नए सवालों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।